नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सुमित पीर जी। सुमित पीर जी के पास तो आज खबरों का और वार्तालाप का, विमर्श का खजाना है। क्यों साहब, मैं सही कह रहा हूँ? सर, सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे, और आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। सर, आपका और सभी से आशीर्वाद और हम पे बना रहना चाहिए, बाकी सब प्रभु की कृपा है। और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और सुमित पीर जी की भारत विचार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। साथ में वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए सीधे चलते हैं सुमित जी के पास। सुमित जी, पूरी दुनिया का ध्यान जो था, पूरी दुनिया का ध्यान डावोस में था, जी, पर्शियन गल्फ में था, और थोड़ा बहुत जो था तो वो आईसीसी के ऊपर पाकिस्तान बांग्लादेश में था। और लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर यूएस ने हमला कर दिया ईरान पे तो चाइना ताइवान को निगल लेगा। जी। चाइना ने ताइवान को तो नहीं निगला, वो शी जिनपिंग ने अपने ही लोगों को निगल लिया। ये क्या हुआ? ये रिवर्स कू कैसे हो गया? कू तो हमने सुना था कि जो शासक होता है उसको हटाया जाता है, यहाँ तो शासक नहीं बाकी सबको हटा दिया। सर, सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करते हैं। आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो चाइना का प्रकरण देख रहे हैं सर, ये बड़ा भीषण प्रकरण है और ये बहुत ही निर्णायक मोड़ पे चाइना आ गया है। मैं हमेशा कहता था, एक कहावत है इंग्लिश में, कैट हैज 9 लाइव्स। शी जिनपिंग की 19 है। अगर बिल्ली की 9 है तो इसकी 19 है। ये मरते मरते बचते बचते वापस आता है, इसकी एक विशेषता है। देखिए, इसका अगर आप चाइना की बात करें तो 8-10 मेजर डेवलपमेंट्स, मैं सीक्वेंशियली बात करता हूँ। सबसे पहले डेवलपमेंट आई, जो इसका मेन जनरल है, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का डिप्टी चेयरमैन है, चेयरमैन शी जिनपिंग होता है, बाय डिफॉल्ट जनरल सेक्रेटरी। हाँ, तो ये मतलब यांग जूजिया। हाँ, अब ये हाईएस्ट रैंकिंग जनरल है, 5 स्टार जनरल आप इसे कह सकते। इससे ऊपर वर्दी लगाया हुआ जनरल चाइना के इतिहास में आज तक कोई था नहीं, ना ही कोई इतना पावरफुल था। और ये 72 साल का था या है मुझे पता नहीं, था भी हो सकता है भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं कुछ। तो इसलिए मैं इसलिए दोनों था और है दोनों का यूज करूंगा। तो अब ये 72 साल का था, इसको शी जिनपिंग ने खुद हैंड पिक किया था। वियतनाम वॉर वेटरन है, हार्डन जनरल है, ऐसा कागजी वाला नहीं है, हार्डन जनरल है। इसको शी जिनपिंग ने हैंड पिक किया था और जब से वो सत्ता में आया, पहले इसको बोला यार पीएलए की मॉडर्नाइजेशन का प्लान बना, फिर बनाया इसने। दूसरी बार आया, बोलता अब सेंटर, आप थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स करो, सोवियत स्टाइल आर्मी है तो इसकी थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स की। फिर उसके बाद बोला कि अब पूरे को एक ऑर्गेनाइज करो, एंड देन ही वाज प्रमोटेड। आई थिंक 2 या 4 साल पहले इसकी प्रमोशन की थी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का डिप्टी चेयरमैन, यानी कि शी जिनपिंग के नीचे द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर। और जो जनरल सेक्रेटरी है वो अपना मालिक तो होता ही है, प्रेसिडेंट भी वही होता है। और जनरल सेक्रेटरी की पावर आती है जिसके पास सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मिलिट्री पे उसका कितना पकड़ है। क्योंकि जो चाइना की मिलिट्री है वो चाइना के तिरंगे के लिए, चाइना के झंडे के लिए नहीं लड़ती, ना चाइना की जमीन के लिए, वो लड़ती है केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। उनका सबसे बड़ा बॉस है जनरल सेक्रेटरी, यानी कि शी जिनपिंग, जो भी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठा हो। ये ठीक उसी तरह से जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाने के लिए, और खोमेनी के अंडर है, ये बिल्कुल वही सिस्टम है। पर ईरान में एक अलग आर्मी भी है, यहाँ आर्मी कोई नहीं, यहाँ यही है, जो है ये है। अब ये इसका हैंडपिक बंदा था, कहते हैं इसका नंबर 1 ट्रस्टेड था। पर पीछे कुछ अटकलें आई थी कि एक क्या हुआ कि इसका जो पॉलिट ब्यूरो जिसमें 24 लोग होते हैं, कि शी जिनपिंग के जो लोग बच गए थे वो 11 लोग थे। आपको याद होगा संजय सर, पीछे वो आया था वेंगी जब लास्ट टाइम इंडिया आया था तो हमने बोला वी वेलकम पॉलिट ब्यूरो मेंबर, तो हमने जरा पॉलिट ब्यूरो उसके सामने चिपका दिया था, यानी कि ये बताने के लिए कि तू अगर यहाँ के नाटक करेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं, और अ वेरी पावरफुल पर्सन विद इन चाइना। 24 लोग ही होते उसमें, तो उनमें से एक है। अब पॉलिट ब्यूरो में ये माना जाता था कि शी जिनपिंग के 11 लोग बच गए। अब जैंग आया, ये हुजैनताओ का जो ग्रुप है वो है, एक शंघाई गैंग है इनका, कई सारे इनके ग्रुप्स हैं, 2-2 3-3 लोग उन्होंने अपने अपने घुसा दिए। अब इस जैंग ने भी अपना सारे जगह अपने बंदे बिठा दिए कि शी जिनपिंग का ही आदेश था कंट्रोल लेना मिलिट्री पे। अब जनरल ल्यू दूसरा नाम आता है। जनरल ल्यू यानी कि ये जितने आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इसका चीफ ऑफ स्टाफ था। 61 साल एज, इसका भी फिलहाल गायब। ये दो, जैंग और ज्यू, और जैंग के ल्यू के नीचे 2 और बंदे थे, वो 2 डिप्टीज, वो भी गायब है। तो ये टोटल 4 जनरल है जो गायब है। हाईएस्ट है ज्यू जैंग, ये जो जैंग यूजू, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे पावरफुल आदमी था। ये भी माना जाता था कि अगर शी जिनपिंग निपट गया या उतर गया गलती से तो ही इज द नेक्स्ट इन लाइन, ये मोस्ट प्रोबब्ली ही विल टेक ऑन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी।
अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो जैंग था ये पॉलिट ब्यूरो का मेंबर था, बाकी जनरल पॉलिट ब्यूरो के मेंबर नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना में एक जनरल पॉलिट ब्यूरो का मेंबर था, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना, उसको भी शी जिनपिंग ने गायब करवा दिया, उसको भी गायब कर दिया। अब इन्होंने बोल दिया कल रात को जी ये बंदे हो गए गायब। पर इस पे जो मैंने रिसर्च किया पता लगा कि लास्ट मंडे को एक शी जिनपिंग के पास एक स्पेशल पुलिस है, कुछ सम मिलिट्री पुलिस, कुछ सम शैडो यूनिट, उन्होंने इनको उठा लिया मंडे को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अब ये है या था हमें नहीं पता, कल उन्होंने बताया जी ऐसा हुआ है, क्योंकि प्लूनियम में शी जिनपिंग ने वार्निंग दी थी किसी का करप्शन छोड़ा नहीं जाएगा, मैं किसी को करप्शन के लिए बख्शूंगा नहीं। तो अब कल इन्होंने जो बताया ये गायब हो गया, तो अब मतलब बहुत बड़ा हड़कंप मच गया, इतना बड़ा बंदा चाइना में गायब होना। इससे पहले देखिए लिंग शिफू शील जो डिफेंस मिनिस्टर था वो गायब हुआ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब हुआ, उसकी मिस्ट्रेस गायब हुई, उसका बच्चा 2-3 साल का बच्चा वो भी गायब हो गया, और ऐसे कई सारे लोग गायब हुए। पीछे 19 मेजर जनरल और 5 लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि 24। और अब तक का रिकॉर्ड है चाइना का, एक मैं आपको बताऊं, 2024 में जिन लोगों को सो कॉल्ड करप्शन का मतलब यहाँ घूस नहीं है, करप्शन का मतलब है इफ यू आर मेंटली करप्ट, तुम्हें कम्युनिज्म समझ नहीं आता, मेंटली करप्ट तुम्हें सीसीपी की समझ नहीं आती, मेंटली करप्ट यू डोंट एग्री टू चाइनाज पॉलिसी, यू डोंट एग्री टू शी जिनपिंग, दिस इज ऑल अ फॉर्म ऑफ करप्शन, और उस पर वो किसी को भी उठा लेते हैं। सर 2025 में 9,83,000 अफसरों को गायब कर दिया गया करप्शन के चक्कर में। अब वो जिंदा है, वो कहाँ है, कुछ नहीं पता। और ये क्या करते हैं, या तो लोगों की किडनियां निकाल लेते हैं या उनको वहां भेज देते हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो, जो उल्टी सीधी सड़कें बनाते दुनिया भर में जहां लोग निपटते रहते, सड़क बनाते बनाते वहां भेज देते हैं। तो मतलब 9,83,000 लोगों को उठा लिया गया, धर लिया गया, इनकी 10 लाख लोग मोटा मोटा, यानी अराउंड 1 मिलियन पीपल। अरे खमेनी ने 864 लोगों को फांसी पे चढ़ाने की बात की, उस पर तो अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। यहां 10 लाख लोग गायब है, कुछ पता नहीं, जैंग गायब है। अब ये जो पीछे था कि भाई ये कू करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो दिस इज हाउ द सिचुएशन लुक्स लाइक। अब एक थर्ड रैंकिंग जनरल है, इसके नीचे वाला एक जनरल है, ही इज नाउ हेड ऑफ द बोथ द कमांड्स, ये जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को और वो जॉइंट ऑप्स को भी, दोनों को वो देख रहा है। अब सवाल ये संजय सर कि ये जो हुआ, ये जो इसका बैकग्राउंड तो हुआ क्यों, कहानी क्या है? कहानी ये है, 4 पॉसिबिलिटीज है जो सामने आती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि वाकई एक कू प्लान कर रहे थे, शी जिनपिंग को हवा लग गई, उसने क्या किया, सबको निपटा डाला, वक्त से पहले सबको निपटा डाला। और ये जो सीक्रेट पुलिस है जो 5 स्टार जनरल को भी उठा सकती है, शी के बिल्कुल अंडर है, यस लाइक ए शैडो फ्लीट व्हिच टेक्स ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम शी जिनपिंग, उसको गायब कर दिया। तो पहला बात तो ये है। दूसरी बात ये लगता है, अच्छा शी ने लास्ट प्लूनियम में 2-3 चीजें बोली थी, बोला कि ताइवान की तैयारी 2027 में करो, 2000 आपको 39 तक यू हैव टू बी अ fully modernized military, और 2049 में 10 साल आफ्टर दैट यू हैव टू बी द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। उसकी तैयारी करो, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, करप्शन में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जबकि सी का फैमिली सबसे बड़ा माफिया चाइना का, ये चाइना के वो गॉडफादर है, इनसे बड़ा माफिया कोई नहीं है। इन पे जो आरोप लगे वो लगे कि भाई एक तो इन्होंने जो चाइना का एयरक्राफ्ट है उसमें जो स्टेल्थ कोटिंग है, स्टेल्थ डिजाइन है, उसमें उन्होंने पैसे खाए। और दूसरा आरोप लगा है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें तुमने कुछ पैसे खाए। अब देखिए, अब हमारे फॉर्मर आर्मी एयरफोर्स चीफ ने कहा, बोला भाई जो इनका J-20 है वी कैन सी इट फ्रॉम अ Su-31 का रडार एज ऑन डेट। बाडलोई साहब थे, इट इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है। सो आई एम कोटिंग हिम वर्ड टू वर्ड। दूसरी बात, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें बड़े लफड़े हैं, बहुत ड्रॉबैक्स है, उसमें मैं काफी सारे प्रोग्राम कर चुका हूं कि व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ईच एयरक्राफ्ट कैरियर। तो लगता है जो हमारा आंकलन था वो सच निकला, तभी इनको पकड़ लिया, ये ऐसा ऑफिशियली कहा गया है। अब कमिंग टू द रीजंस, पहला रीजन ये वाकई कू कर रहा था। दूसरा रीजन ये है कि आप देखिए अभी क्या ताइवान की तैयारी चाइना ने अहेड कर दी। 2027 का टाइम था, अभी उन्हें लग रहा है कि इब्राहिम लिंकन सारे डिस्ट्रॉयर तो पहुंच गए ईरान, अमेरिका लगा ईरान में, क्या दिस इज द टाइम टू गो एंड डू फॉर द ताइवान। हो सकता जनरलों ने मना कर दिया, साहब अभी हमारी तैयारी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो इसे जनरल हटा दिए। एक तो ये है, एंड ही वांट्स टू कंसोलिडेट ऑल द पावर विद इन हिमसेल्फ। तीसरा ऑप्शन है, या तो इसको समझ आया कि विज़ावी ताइवान जो हमारी तैयारी है, जो हमारी चीजें, वो कहीं है ही नहीं, दे आर ऑल फिटिशियस। जैसे देखिए रॉकेट फोर्स का हेड, नेवी का हेड, आर्मी का हेड, रॉकेट फोर्स का डिप्टी हेड, इन सबको तो निपटा चुका है, क्योंकि जब इसको पता लगा रॉकेट 5 चलाए थे, 2 चाइना में गिर गए, रॉकेट का अंदर का वो माल निकाल के उस पर चाय बना के पी जाते थे वो।
So all those things came into right. So did he discover something कि ये जो ताइवान वाइवान को लेके बोल रहे भाई ये तो है ही नहीं. और एक सबसे तगड़ा रीजन जो है, जो माना जाता है, ये बर्ड फ्लू वाला रीजन है. अब आप संजय से पूछोगे बर्ड फ्लू कहां से आ गया इसमें. अब बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू वायरस है. अगर वायरस लग गया, एक पोल्ट्री फार्म में आ गया, तो आप क्या बोलते हैं? सबको निपटा डालो, कल ऑल द बर्ड्स, पुट देम इन अ डिच और दफना दो. तो क्या CIA ने चाइनीज PLA इन्फिल्ट्रेट कर दिया? क्या CIA के पेरोल पे जियांग या ल्यू या इसके कुछ लोग थे? वेयर दे इन कहूट्स विद CIA? क्यों? देखिए, इन सबकी हसरत है कि मेरा बेटा अमेरिका जाए, मेरा बेटा अमेरिकन सिटीजन बने, मेरी बेटी अमेरिका में पढ़े, अमेरिकन से शादी हो. इनकी और फिलिपिनो की हसरत है सेम है विज़-अ-वी अमेरिका. So is the CIA that infiltrated the Chinese PLA? And Xi Jinping came to know it and he's calling everybody on the line कि इस लाइन, इस डिवीजन को सारे हैं निपटा डालो. और हमें तो ऊपर वालों की खबर मिलती है. जैसे मैंने आपको बताया, 9,83,000 अफसर, ऑफिसर्स हैव बीन एक्यूज्ड एंड टेकन आउट बिकॉज ऑफ करप्शन. अब वो जिंदा है, मर गए, कहां गया, कुछ नहीं गया. फ्राइडे को कितने 9,83,000. 9,83,000. तो बचा क्या है फिर उस आर्मी में? नहीं, ये आर्मी के नहीं है सर, ये अक्रॉस द चाइना अफसर है. आप वाटर में हो सकते हो, आप सिविल में हो सकते हो, कहीं के भी आप अधिकारी हो सकते हो, सरकारी अधिकारी, बैंकिंग के हो सकते हो, कहीं के भी. आर्मी की नहीं है, ये अक्रॉस चाइना, नॉट ओनली. ये आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन किया. सो आप पे अगर करप्शन का केस उन्होंने मान लिया आप करप्ट हो, तो आपको उठा लेते हैं, बात खत्म. फिर आप प्रूव करते रहो, हो नहीं हो, कहानी खत्म है. और यहाँ देखिए, यहाँ लोगों को कितनी आजादियां मिली है, और यहाँ देखिए क्या होता है वहां पे. 9,83,000 लोग, और ये माना जाता है ये 11% ज्यादा था ना 2024 में. करीब 8 लाख लोग को उठा लिया गया था पूरे चाइना में से करप्शन के आरोप पे. अब उनके साथ क्या होता है? डू दे सी द लाइट ऑफ द डे? क्या वो जिंदा है? कितने रहे, कितने गए, कितने निपटे, कितनों की किडनियां बेच दी, कितनों की आंखें बेच दी, कुछ नहीं पता. कुछ भी हो सकता है. वैसे ये किडनी बेचने का काम तो बहुत शानदार करते हैं. तो अब यहां पे एक बड़ा वैक्यूम हो गया. अब देखिए, चाइना की मिलिट्री में आ गया वैक्यूम. सर, आप इतने बड़े लेवल के लोगों को हिलाओगे यार? ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरलों को, मेजर जनरलों को ऐसे उठा के फेंक देते हो. अब ये तो 5 स्टार जनरल थे, ही इज द बॉस. अच्छा, इसकी क्वाड्री पूरे नीचे है. नाउ विल दे बी लॉयल टू हिम? What exactly happened? Was there a coup? Was there a something which we don't know? We have no idea what exactly happened. हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ. और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कांड हुआ. मैं अभी देखता हूं कि चाइना की मिलिट्री वीक हो चुकी है, या चाइना विल गो ऑल चिप्स इन फॉर ताइवान. दो ही चीजें, या तो मिलिट्री वीक हो गई, इतना बड़ा वैक्यूम बन गया. सर, ये वैक्यूम कोई बड़े अफसर है सर, ये थोड़ी ना कि कल को कोई आगे बैठ जाएगा और कुर्सी संभाल लेगा. ये आदमी पिछले 15-17 साल से काम कर रहा है. यू कैन नॉट रिमूव एंड पुट अ न्यू गाय देयर. और इसके नीचे वाला भी तो आपने उठा ही लिया. तो अब सवाल ये है कि शीश चाहता क्या है? इज ही पुटिंग द न्यू पीपल, या वही सारा कंसोलिडेट कर रहा, वो मुनीर के स्टाइल में चल रहा कि सारा मैं हूं, अब मैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी, डिप्टी चेयरमैन भी मैं ही हूं. क्योंकि चाइना की आर्मी में करप्शन है, ये सब जानते हैं. हर कोई पैसे देके पोस्ट लेता, सब जानते हैं. दम मतलब भयंकर करप्शन जिसे कहते हैं, अंधा करप्शन. पाकिस्तान की सेना से ज्यादा करप्शन चाइना की सेना में. अब 3 आपको एग्जाम्पल देता हूं. इन्होंने बांग्लादेश को एक टैंक दी, बोला ये हमने टैंक है, लो. उसका टेस्टिंग में बैरल फट गया, बांग्लादेश के 3-4 लोग मर गए. तो बांग्लादेश ने बोल दिया भाई तुमने हमें टैंक दी, फट गई, कह रहा तुम्हें चलानी नहीं है, हाँ साइड करो. फिर कंबोडिया में इन्होंने वो मल्टी बैरल रॉकेट पिनाका दिया, वो पिनाका टाइप मल्टी बैरल रॉकेट, वो फट गया, कंबोडिया के 8 सिपाही मर गए. तो कंबोडिया ने कहा भैया हमें सीजफायर करना है. GF-17 की क्या औकात है दुनिया भर में, आप जानते हो. जिसने भी GF-17 लिया सब जगह ग्राउंडेड है. और इनका प्राइम वेपन था. क्या बात करते हैं साहब, राइटर्स को उठा के देख लीजिए. GF-17 के तो आपका कम से कम 500 ऑर्डर बुक हो चुके हैं. अरे सर, ऑर्डर इनके पास 56 है, बाकी जगह बातचीत चल रही है. वो भी जब पहला लॉट जाएगा, चलेंगे नहीं चलेंगे वो बात अलग है. आप इनका मैं उस पे आते हैं. कौन से 56 है? अजरबैजान वाले? अजरबैजान वाला 40 और लीबिया वाला 16. यही तो है कंफर्म ऑर्डर, और कौन सा ऑर्डर? बाकी इंजन तो है नहीं. इंजन में क्या करना है? हम तो ग्लाइडर बनाएंगे उसका. हमने थोड़ी बोला था फाइटर है, ग्लाइडर भी तो बिना इंजन का GF-17. अब तो बहुत. हाँ. सर, मेड इन पाकिस्तान GF-17 तो कुछ मतलब लाखों में भी नहीं बिकेगा. सर, ये उम्मत के लोगों को चूना लगा रहे हैं और कुछ है नहीं. अब जैसे अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे. अब चाइना की बात करें. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बोला PL-15 एक ऐसा मारक मिसाइल है जिसका कोई तोड़ नहीं. दुनिया में कोई PL-15 को नहीं रोक सकता. इसमें रैमजेट इंजन है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है, मैन्यूवरेबिलिटी है, FPGA प्रोग्राम से कंट्रोल्ड है. बट आपने देखा PL-15 डेड पड़े थे ऐसे एज इट इज.
वो जापान को भी हमने दे दिया, काफी लोगों ने हमसे मांगे, उसका निरीक्षण कर रहे हैं उसके अंदर क्या है। तो मतलब अगर आप देखें चाइना का आर्सेनल तो 3-4 जगह अभी जो हाल फिलहाल की जंगें हुई है उसमें तो फेल हुआ। ईरान में तो आपने देखा ही क्या हुआ, वेनेजुएला में आपने देखा क्या हुआ। मतलब 5 एग्जाम्पल तो इंडिया, ईरान, वेनेजुएला, कंबोडिया, बांग्लादेश, 5 एग्जाम्पल तो ये हाल फिलहाल की है जहां इनका आर्सेनल फेल हुआ। तो क्या कोई बहुत बड़ा कांड चल रहा था, कोई बहुत बड़ा सबोटॉज चल रहा था? तो ये कहानी पर मैं मानता हूं इधर दे आर वेरी वीक और दे विल गो फॉर द चाइवान, दैट इज व्हाट है, क्योंकि अमेरिका वहां फंसा पड़ा अभी, अमेरिका यहां नहीं आ सकता ईरान को छोड़ के। तो क्या ये उस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं? बट मुझे लगता है ओवरऑल सिस्टम बड़ा फ्रेजाइल है। अब भी पॉलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग के लोगों की पकड़ नहीं है पूरी, इज नॉट कंट्रोलिंग द पॉलिट ब्यूरो जो आज से फर्स्ट टर्म में कंट्रोल करता था। अब देखिए चाइना में क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब चाइना है सर, जहां सिलेक्शन नहीं होता वहां तो एलिमिनेशन से सिलेक्शन होता है, और वहां कोई तरीका तो नहीं जहां इलेक्शन नहीं होता, या तो वोट डाल के इलेक्ट कर दो, नहीं तो सिलेक्शन पे एलिमिनेशन, निपटाओ, गद्दी पे बैठ जाओ, यही होता है फिर। अब वो इस्लामिक थियोक्रेसिया हो या वो चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी, होता तो यही है। बट आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये चाइना थोड़ा इरप्ट होने लगा है, और चाइना थोड़ा जब इरप्ट होता तो थोड़ा डेंजरस हो जाता, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता। वैसे अनप्रेडिक्टेबल तो टोटली है, बट अब वो ताइवान में क्या करेगा, ताइवान की भी अच्छी खासी तैयारी है। और ये पाकिस्तानियों की तो वैसी लगी पड़ी है कि इनको तो आजकल गालियां मिल रही है, अभी तो उस पर आएंगे, पाकिस्तान पे तो भी कवर करना है। ये जो टोटल समावेश है, दिस इज वेयर चाइना स्टोरी इज एज ऑन डेट, दिस इज वेयर चाइना स्टैंड्स। और हमें ये नहीं पता वो आदमी जिंदा है या मर चुका है, बट शी जिनपिंग फिलहाल हाल हयात है, जिंदा है। और अब ये किस तौर पे जाता है, हाउ डज इट टर्न आउट टू बी, दैट इज समथिंग टू बी सीन। जी हाँ जी, तो ये तो इनका हुआ भाई साहब का। और हमारे कंगलों ने तो कमाल कर ही दिया। कंगले जो है वो 250 करोड़ से और डाउन हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के चक्कर में वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया, T20 का। और अब वो सारे के सारे रो रहे हैं, और प्लेयर्स जो हैं वो रो रहे हैं। प्लेयर्स कह रहे हैं कि मूर्खों, तुमने ये क्या किया। पाकिस्तान कल तक कह रहा था कि वो नहीं आएगा, आज तैयार हो गया, आज तो उसने टीम भी डिक्लेयर कर दी। लीजिए। सर, पाकिस्तान में माँ बेटे पे भरोसा नहीं करती, बहन भाई पे भरोसा नहीं करती। पाकिस्तान में जितने बलात्कार होते हैं 96% रिश्तेदार करते हैं। पाकिस्तान में 90% मेल चाइल्ड का बलात्कार होता है। अब ऐसे पाकिस्तान पे अगर इनको भरोसा करना था तो इनकी गलती है। अब पाकिस्तान का डीएनए ही जो है सर, वो तो डीएनए ही फंडामेंटली खराब है। अब ये जिन्ना को देखिए, दोस्त की नाबालिग बेटी को भगा के ले गया था, भाई उसकी एक बेटी थी वो यहीं रह गई, और 2 बहनें थी, 3 में से 1 बहन गई, एक वही 2 तो यहीं रह गई। फातिमा जिन्ना के नाम पे पावर क्लब बनाया था, वो चीनियों को गिरवी रख दिया। ये तो पाकिस्तान में हकीकत है ना भाई। शराब वो पीता था, सुअर का मांस वो खाता था, शिया वैसे ही था वो। तो अब ये जो कॉन्सेप्चुअली जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा पाकिस्तान का, वो तो कॉन्सेप्चुअली फ्लॉड है। अब इन बांग्लादेशियों का अगर इनके कंगलों के सर पे पत्थर ना पड़े हो, इन्हें किसके चक्कर में पड़ गए। आज पाकिस्तान की मैं आपको बात करूं, आपने फजलुर रहमान का स्टेटमेंट तो देखा ही होगा। फजलुर रहमान उन्हें कह रहा, भाई एक बात बताओ, तुम मुल्ला मुनीर और मुल्ला शहबाज, तुम जाके बैठे हो डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड पे, ठीक है, तो एक बार बताओ, हम तो इसराइल को मानते ही नहीं, हम तो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, तुम बेंजामिन नेतन्याहू के बाजू में कैसे बैठे हो। इसराइल ने सबसे ज्यादा मुसलमान मार दिए, ठीक है, और उसको हथियार दिया अमेरिका ने, अमेरिका के बाजू में और इसराइल के बीच में बैठे हो। तो भाई ये क्या हो रहा है। फिर वो कह रहा जी आप एक बात बताओ, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो भुट्टो ने सब पूरे कैबिनेट से अप्रूवल लिया, पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया। आपने पार्लियामेंट तो दूर की बात है, आपने कैबिनेट से अप्रूवल लिया? आपने नहीं लिया। तो आज तो आप कह रहे हो हमास के अगेंस्ट ये पीस बोर्ड है। हमास तो वहां की फंडामेंटलिस्ट मुसलमान पार्टी है, तुम उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो, तुम तो इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हो। ये उसने कहा। फिर आगे सुनिए, फिर वो कहता भाई एक बार बताओ, पाकिस्तान में हर जगह पीस है, पाकिस्तान में शांति आ गई। जब पाकिस्तान में पीस नहीं है, शांति नहीं, तुम दुनिया बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने क्यों मर रहे हो भाई। वो कह रहा है कि भाई एक बार बताओ, तुमने पीछे कर दिया लड़कियों की एज 18 साल से कम शादी के, मतलब दे कैन नॉट मैरी। तो बोलते इस्लाम में तो एज 13 साल है, तो तुम इस्लाम से बड़े हो गए हो, तुम तो इस्लाम को काउंटर करने लगे हो। फिर कहता है एक बार बताओ, हमारे जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं भाई, वहां तो ये गनमैन जो है, ये जो बंदूक वाले, ये टैक्स वसूल करते। तुम्हें तो पाकिस्तान में टैक्स वसूल नहीं मिलता, तुम तो पाकिस्तान में पीस नहीं लाओगे, वहां घंटा पीस लाओगे। और बोल रहा अगर पाकिस्तान की बात करूं, केपीके में किसका कंट्रोल है, बलूचिस्तान में तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारे अपनी घर की नहीं पता मियां, तुम कहां को वहां जा रहे हो।
और तुम्हारा पीछे ख्वाजा आसिफ तो कह रहा था कि माशाल्लाह इतना पैसा आ रहा, GF-17 इतना बिक रहा कि हमें IMF के लोन की जरूरत नहीं, फिर IMF के चक्कर काट रहे हो, फिर ट्रम्प के जूते चाट रहे हो, साहब लोन दिला दो, लोन दिला दो। तो भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है? और अब देखिए आज की मैं आपको बात बताऊं, ये तो ख्वाजा, फिर कल इमरान खान की पार्टी ने हमला बोला भाई तुम तो देश को बेच रहे हो, तुम तो ट्रम्प की गुलामी करो। मैं कहा गुलामी क्या, जूते चाट रहे ट्रम्प के, जूते चाट रहे हो तुम ट्रम्प के। ट्रम्प को खुश करने के लिए तुमने मुसलमानों के इंटरेस्ट बेच दी। इमरान खान की पार्टी कहती है भाई कहां से अप्रूवल लिया, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, तो पाकिस्तान के खिलाफ है। आज ये शोएब आफरीदी की बात करो, शोएब आफरीदी जो आपके KPK का ये चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहा भाई तुम तो यहूदियों के दलाल हो, सीधा मुल्ला मुनीर और मुल्ला शाहबाज तुम यहूदियों के दलाल हो, तुम ज़ायनिस्ट ताकतों के दलाल हो। तुम हमारे लीडर को कहते थे वेस्ट का एजेंट है, तुमसे बड़ा दलाल पाकिस्तान के इतिहास में नहीं उठा। तुमने मुसलमानों के खून का सौदा कर दिया, तुमने इस्लाम का सौदा कर दिया, और तुमने मुसलमानों का नाम दुनिया भर में खराब कर दिया। मुसलमान तुम्हारे कारण किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए तो खुदकशी जैसी परिस्थिति हो गई है। और मैं कहता हूं इनको, भाई पाकिस्तान के गैरतमंद मुसलमानों जागो और याद करो तुमने पहले क्या किया था। जो भुट्टो के साथ किया था इन दोनों के साथ भी वही कर दो। भुट्टो वाली सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो भी 2-5 पैसे की इज्जत बची थी उसको यहूदियों के यहां बेच आए। और ये मुल्ला मुनीर क्या कह रहा था वहां दावोस जाके, कह रहा था उसको ट्रम्प को, सर ऐसा है ये जो यहाँ फौज होगी ना तो उसका कमान पाकिस्तान लेगा। उसने कहा ब्रैड कूपर ले रहा है, सेंटकॉम का जनरल, तुझे घंटा नहीं मिल रहा। कराची जो हमास के खिलाफ कॉम्बैट होगा विल लीड दैट। बोला भैया ऐसा है, फलस्तीनी पुलिस जोन सैनिटाइज करेगी, वहां वो पीस कीपर स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां जाएगी जिसके तुम पार्ट हो। तो मोटा मोटा अगर संजय सर हिंदी में कहे तो यहूदियों की चौकीदारी करोगे तुम, यहूदियों की चौकीदारी करने। तो इसने बोला बेचारे ने, साहब मेरे तो वहां बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे तो लोग कहेंगे तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। बट मुझे जो संजय सर दिख रहा है ये पॉलिटिकल स्टॉर्म बन रहा, क्योंकि मुझे पहला ये मौलाना डिजल, फिर इमरान की पार्टी, अभी आफरीदी, धीरे धीरे लोग निकल के आ रहे हैं। यार किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो, किस इस्लामिक नेटो, मुस्लिम नेटो, हम इस्लाम को प्रोटेक्शन देंगे। तुम्हारा ख्वाजा आसिफ 2 दिन पहले कह रहा था मुसलमान दुनिया में कमजोर है, उनका शोषण प्रताड़न इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों के पास हथियार नहीं, उनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं। पाकिस्तान वो हथियार वो ताकत दे सकता। मैं कहता हूं एवरी लाइक माइंडेड मुस्लिम कंट्री को तुम इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस यानी कि इस्लामिक नेटो के मेंबर बनो, और खुद मैं यहूदियों की चपरासी करूंगा, फिर मैं यहूदियों के मोहल्ले की चौकीदारी करूंगा। अरे भाई जिस इजराइल को तुम मानते नहीं, जिसका तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लग सकते, तो उस इजराइल में जाके तुम कौन से सुरखाब के पर लगाने वाले हो? तुम तो यहूदियों की नौकरी करो ना। तो ये बताओ ईमान कितने में बेचा? मैं पूछता हूँ ISPR वालों से, तुमने यहूदियों को मोटार नहीं बेचे? तुम तो कहते हो इजराइल को मानते नहीं, यहूदियों को मोटार क्यों बेचे? भाई तुम्हारी औकात ये है, तुम्हें ट्रंप ने पाल रखा है ईरान पे हमला करने के लिए। भारत के लिए तो वो थोड़ा नोकझोंक करवाता तुमसे, जब भारत थोड़ा पिन मिन चुबा दो। तुम्हारा मेन यूटिलिटी ईरान पे वो हमला करने वाला, तुम्हारा पोर्ट, तुम्हारी एयरपोर्ट, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी इंटेलिजेंस, हर चीज यूज करेगा ट्रंप, और तुम खुशी खुशी वो इंफॉर्मेशन दोगे। आजकल जो शाहबाज गोल टोपी लगा के घूम रहा, मैं पूछ रहा हूँ शाहबाज से किस जर्मनी के फ्लीस मार्केट से लाया है, हमें भी बता दे, टोपी अच्छी है। मतलब आजकल हैट लगा के घूमता। मैंने कहा यार ये तो मतलब भिखारियों का भी स्टाइल आ गया, मतलब जबरदस्त। और सबसे चुटकुला आपको सुनाओ संजय सर, बेस्ट, पाकिस्तान ने कहा बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं दावोस। मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया? मैंने कहा यार जरा ये डेलीगेशन में कौन है देखूं। ISI के लोगों को सूट टाई वाई लगा दी, साथ में फाइल वाइल पकड़ा दी, बोलो बिजनेसमैन जमील समील, इसकी जी कॉटन की फैक्ट्री, इसकी साइकिल की फैक्ट्री है। मतलब इससे ज्यादा इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में है नहीं। बेसिकली मुझे एक बात बताइए सर, जिसके बैंक में 4 से 6 बिलियन डॉलर हो, वो भी सऊदियों का, वो क्या घंटा करेंगे वहां दावोस जाके? कौन से व्यापार की बात कर रहे हो, किस व्यापार की बात कर रहे हो भाई? वहां तो QR होना चाहिए। जिसके पास 100 बिलियन नहीं, उसके एंट्री नहीं है। वो इकोनॉमिक फोरम है, भिखारियों की फोरम नहीं है। पर फिर मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा, मैंने कहा यार सुमित पीर तुझे क्या हो गया? शादी हो, ब्याह हो, पर्व हो, त्योहार हो, भिखारी तो बेचारे हर जगह आते ना, दयादाता के नाम हमें कुछ मिले। अब इतना बड़ा महापर्व हो रहा था दावोस में, ये भिखारी भी आ गए बेचारे। और फिर वही बात है संजय सर, क्या कह रहे हैं आज पाकिस्तान का जनरल, क्या कह रहा, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन क्या कह रहा, या अल्लाह ईरान पे हमला करा दे, या अल्लाह जल्दी करा दे, अमेरिका जाए, या अल्लाह करा दे, हमें डॉलर मिलेंगे, डॉलर। अबे ISPR वाला ये क्लिपिंग तो चला, हमें डॉलर मिलेंगे। क्या ये कहना झूठ है? पाकिस्तान में तभी तरक्की होती है जब कहीं ना कहीं जंग होती है। तुम तो प्रीपेड जहाद करने वाले लोग हो, तुम्हें तो डॉलर चाहिए जहाद करने के लिए।
तुम्हारे जनरल, तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा पॉलिटिशियन तीनों मिलके नमाज शुक्राना कर रहे होंगे या खुदा जंग करवा दे, डोनाल्ड ट्रंप हमला कर दे, हम कुछ खा कमा लें। क्या ये गलत है? क्या तुम भीख मांगने नहीं जाते? अगर तुम्हारे JF-17 इतने बिक रहे और इस्लामी नेटो इतना मजबूत है, IMF के यहाँ जूते क्यों चाट रहे हो? IMF की मतलब अब क्या बोलूं मैं, वर्ड नहीं, छोड़ो। जो कर रहे हो तो IMF के जूते क्यों चाट रहे हो तुम? ये इनकी हकीकत है। और अगर बांग्लादेशियों को लगता है ये जो बलात्कारी सेना पाकिस्तान की, जो नजस सेना पाकिस्तान की, अगर इनको लगता है कि इनके चक्कर में आके हमारा भला होगा, मैं कह रहा हूं बांग्लादेशियों का कच्चा भी बेच देंगे पाकिस्तानी, ऐसे इनकी चड्डी भी बेचाएंगे। किसी को बोले कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। फिर मुझे एक सज्जन ने सवाल पूछा, कह रहा सुमित भाई ये शाहबाज बैठ तो गया पीस बोर्ड पे साइन करके, पर ये $1 बिलियन कहां से लाएगा? मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, सब सेटिंग हो गई है। कह रहा कहां से? मैंने कहा इसने ट्रम्प को बोल दिया IMF की जो अगली खेप आएगी उसमें से 1 बिलियन रख लेना, बाकी हमें देना, मैं साइन कर लूंगा। इन्हें क्या फर्क पड़ता है, पैसे वापस तो करने नहीं इन्होंने। कह रहा IMF की जो अगली आप लोन दे रहे हो ना हमें, उसी में से हमें 1 बिलियन दे देना और बाकी आप हमें दे देना, मतलब डिडक्शन एट सोर्स। 1 बिलियन आप उसे ट्रम्प साहब अपने पीस बोर्ड में ट्रांसफर करा लेना और हम बाकी हमें देना, हम उससे काम चला लेंगे। बांग्लादेश में भी सर एक वैसे ऑन अ सीरियस नोट, बांग्लादेश में एक समस्या हो रही है। कल परसों रिपोर्ट आई थी, ये जो अमेरिकन है ये बांग्लादेश में जमातियों के करीब आ गए बहुत, ये जमातियों के साथ साठगांठ करने लगे हैं। और अभी इनका जो एस्टिमेट है कि जमात इलेक्शन जीतेगी बांग्लादेश में, ये अमेरिकनों का एस्टिमेट है। और जमात के साथ वो स्टूडेंट गैंग भी लगा दिया इन्होंने, जो बेसिकली इन्हीं का आउटशूट था, लगा दिया। रहमान इलेक्शन नहीं जीत रहा, ये अमेरिका का इनपुट। अब इनके लोग इनफॉर्मली जमातियों से मिल रहे हैं, इनफॉर्मली इनसे दोस्तियां कर रहे हैं और जमातियों को कह रहे हैं हमारा पूरा सपोर्ट तुम्हें है, और भारत को तंग करने की साजिश बना रहे। क्यों? क्योंकि अगर जमाती वहां आगे, जमाती प्रो पाकिस्तान, एंटी भारत, उसमें तो डाउट है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं भारत को दिखा रहे हैं कि भाई देखो एक पाकिस्तान तुम्हारे यहाँ है ही, अगर बोलोगे तो मैं एक और पाकिस्तान खड़ा कर दूंगा। ये अमेरिकनों का नया हिसाब किताब है। ये आजकल मीडिया चैनलों को हम बोलने लगे हैं यार ये जो जमातियों के स्टूडेंट है ना, ये लड़के हैं जो एनसीपी वाले, इनको जरा चैनलों पे बिठाओ, टीवी चैनलों पे इनके इंटरव्यू लो, क्योंकि जमात वाले तो वही दाढ़ी वाले, वो तो वही एक ही बात करते हैं। तो अब जमात को इन्होंने बना दिया एक राष्ट्रवादी पार्टी, जमात को बना दिया एंटी क्रूसेड, मतलब ना एंटी करप्शन पार्टी। भाई ये जमाती नहीं है, ये बिल्कुल स्टूडेंट, जो उस स्टूडेंटों की इमेज थी उसको जमात पे सुपर इम्पोज कर दिया, स्टूडेंटों को आगे कर लिया, वो बुड्ढे दाढ़ी वाले नहीं कर दिए, लड़कों को आगे कर दिया। यूथ है, इनमें विजन है, ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत उर्दू ठीक ठाक बोल लेते हैं, और इन्होंने जी बड़ी सरकार गिराई, ये बहुत मतलब ना द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। इनको अमेरिका प्रोत्साहन दे रहा है ताकि if push comes to shove, these jamatis can be used against Bharat and these jamatis will be used against Hindus। अब ये देखिए, आज भी एक हिंदू युवक को दुकान के अंदर जिंदा जला दिया गया। संजय सर, दुकान के अंदर बेचारा काम कर रहा था, दुकान में आग लगा दी, ताला कर दिया, जिंदा जल के मरा है बेचारा। ये आज की बात भी है। तो बांग्लादेश में कोई सुधार नहीं हो रहा, बांग्लादेश में सुधार हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश में जब तक हम ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे तब तक ये मानेंगे नहीं, इनका दिमाग खराब हो चुका है। और जो जो दुनिया में पाकिस्तान के चक्कर में पड़ा, या तो वो पाकिस्तान से पीछे जाके अफगानिस्तान बन रहा है, अफगानी तक पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करते। आप बताइए, ये तालिबान दुनिया भर में बदनाम है, पर ये कहते हैं इनसे जैसा हरामखोर कोई नहीं पाकिस्तानियों जैसा। तहरीक तालिबान ने कल गाली दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज पे फायरिंग की है। कहता हम जो तुम्हें कहते थे तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर हो, तुम नजस हो, ये तुम क्या यहूदियों के साथ एग्रीमेंट करा है? ये तुम अपना यहूदियों के साथ एग्रीमेंट करा है भाई तुम? ये तुमने हर जगह अपना सिस्टम बना लिया। आप देखिए, जो तहरीक तालिबान भी कहता था, अफगानी भी कहते थे, गलत थोड़ी कह रहे हैं, तुम तो हो यहूदियों के दलाल। तुम भाई आजकल तो तुम ट्रम्प के जूते चाट रहे हो, जो ट्रम्प तुम्हें कह रहा तुम करोगे और ईरान पे हमला होगा, 101% पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा। तो मतलब तुम्हारा वही एक लॉजिक है, कोई हमारा सगा नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। चाहे मुसलमान हो तो उसको जहाज चिपकाते हो, किसी से ज़कात उठा लेते हो, किसी की इंफॉर्मेशन भेज देते हो, किसी को घड़ी पहना देते हो, फिर अमेरिका वही ड्रोन भेज देता है। मतलब हर एक जगह तुम हरामखोरी हो, दलाली खाते हो। मतलब जब तक कहीं कोई मरेगा नहीं तब तक तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। यू आर गॉडडैम अंडरटेकर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तुम वो हो। मतलब लोग मरेंगे तो तुम्हारी दुकान चलेगी, तुम्हारा सिस्टम चलेगा। ये तुम्हारी कहानी है। बाकी इकोनॉमी तो आप जानते हैं बद से बेहाल है, बदतर है। बाकी मुझे दुख ये हो रहा है कि जो जो इनके चक्कर में पड़ेंगे उनका इनसे भी बुरा हाल होने वाला है, चाहे वो बांग्लादेश वाले हो, चाहे वो सऊदी हो, या जो भी हो। बिकॉज अल्टीमेटली ये वो है, वो ये
पाकिस्तान ना हो गया या HIV वायरस हो गया, अगर खून में आ गया एक बार तो फिर तो यही राज करेगा। मतलब इट्स अ फेल्ड स्टेट, फेल्ड कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान इज फेक। ये इनकी कहानी है सर जी। और आपके ट्रम्प अंकल क्या कर रहे हैं? ट्रम्प अंकल आज अब वो यूरोप से लड़ चुके या अभी लड़ना बाकी है, या थर्ड वर्ल्ड वॉर करेंगे या क्या करेंगे, या खाली धमकियां देके वापस चले जाएंगे? ईरान पे हमला करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ, ये आजकल तो ट्रम्प कनाडा वाले ने उनकी बैंड बजा रखी है। सर 3 मसले हैं यहाँ पे, एक ईरान है, एक आपका कनाडा है और आपका यूरोप है। यूरोप से तो इसने पंगे कर दिए, पर एक चीज भगवान भला करे ट्रम्प का, एक चीज उसने कर दी। देखो यूरोपियन वाले जो आज हमारे यहाँ आ गए 25 तारीख को दिल्ली में, कल ये रिपब्लिक डे रहेंगे, 27 को ये जो आज कह रहे हैं ना, हम देखो आज क्या कह रहा है यूरोप, 16 साल से हम EU के पीछे पड़े हैं, 16 साल से ये गोरे अपना पैंतरा दिखा रहे थे, या वी आर बिजी, ये सब नाटक चल रहा था। आज यूरोपियन, आज काजा क्लास को मैं कोट करता हूं, यूरोपियन पार्लियामेंट में खड़ी होकर कहती है अगर भारत के साथ हमारी FTA नहीं हुआ तो यूरोप की इकोनॉमी नहीं चलेगी। भारत इज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी, वर्ड कॉन्सिक्वेंशियल, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और अब ये क्या कर रहे हैं, एक मिलिट्री पैक्ट आपके साथ कर रहे हैं, सॉरी एक FTA तो कर ही रहे, BTA, एक मिलिट्री डिफेंस कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक में रूट्स का नेविगेशन, उसके लिए कॉपरेशन हो रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे कॉपरेशन हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स पे कॉपरेशन हो रहा है, और मैन और मोबिलिटी पैक्ट हो रहा है। जैसे UAE वालों ने वो 360 डिग्री एक अरेंजमेंट बना लिया ना हमारे साथ, वैसा ही ये हमारे साथ अरेंजमेंट बना रहे हैं और कह रहे जी अब हमारे पे ओनस है कि हम 27 को इसको साइन करें, या इसकी बिल्कुल इसको सील करना है हमें। और फिर जयशंकर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, देखो भैया अगर भारत के साथ ये एग्रीमेंट होता है यूरोप का, तो ये भारत और यूरोप की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, बट ये एग्रीमेंट दुनिया की इकोनॉमी को डूबने से बचाने का स्तंभ बनेगा, मतलब पिलर बनेगा। इस पे दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी या डूबेगी नहीं। अब तब से यूरोप को तो अब देखिए, अब यूरोप को ट्रंप ने लात मारी, अब यूरोप ने वो ट्रंप, अब देखिए यूरोप का पहले जब ये स्कॉटलैंड गई थी उर्सुला वॉन डर लेयन, जब ये ट्रंप वहां गोल्फ खेल रहा था अपने होम टाउन जाके, तो इसने इसके साथ एक अरेंजमेंट किया था, भाई 15% टैरिफ ले ले और हमारी तेरी मेरी नक्की हो गई, फिलहाल हम 15% टैरिफ पे काम करेंगे, बाकी एक ट्रांस अटलांटिक एग्रीमेंट काम करेंगे जहां 0-0 होगा, तुम्हारा हम यहाँ माल आएगा 0, हमारा वहां आएगा 0, कर ठीक है जी। अब जब पीछे से धमकी दी कि ग्रीनलैंड पे मैं अभी 10% टैरिफ लगा रहा हूँ और जून से 15% होने, यानी कि 25%। अब यूरोपियन यूनियन कहती है भाई साहब हमने तो उस एग्रीमेंट पे काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो तो 0-0 वाली बात थी, आप 15 लगा चुके हो, 10 और की बात कर रहे हो, आने वाले टाइम में 25 होगा तो 40 होगा, हमने तुम्हारा जो ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी थी, मास्टर एग्रीमेंट था, उस पर हमने काम करना ही बंद कर दिया। अब यूरोपियन वालों की वाट लग गई, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, अब वो दुनिया भर में ढूंढ रहे यार ये माल कहाँ बिकेगा, कौन खरीदेगा, तो सर तुरंत आ गए भारत, तुरंत भारत कह रहे देखो भाई साहब आप बड़े आदमी हो, मोदी जी आप हमें बचा सकते हो, यूरोप की नैया डूबने से मोदी आप बचा लो, पीयूष गोयल जी आप बचा लो, भारत हमारा बड़ा मित्र है। अब एग्रीमेंट छोड़ो, हम तो हर 100% कॉपरेशन करने को तैयार है। यूरोप कह रहा है देखो अगर भारत और यूरोप की कॉपरेशन नहीं होगी तो दो डेमोक्रेसीज के बीच में समन्वय कैसे बनेगा। मैंने कहा वाह यार 16 साल लगे तुम्हें समझने में, देखो ट्रंप ने लात मारी, अच्छा किया हमारे यहाँ दरवाजे पे आ गए, जब ये हमारे यहाँ दरवाजे पे आ गए देखिए प्रभु का चमत्कार क्या होता है, अच्छा समय आता है। वैसे ही हमारा अभी मकर संक्रांति है तो फिर तो सूर्य का उदयन होता है ना, तो वैसे समय अच्छा आता है। अब अमेरिका कहता, कल स्कॉट बेसेंट कहता यार एक बताओ ये जो अब तो भारत ने सब्सटेंशियली तेल कम कर दिया रशिया का, तो अब तो भारत पे 25% टैरिफ नहीं लगना चाहिए, तो ये टाइम टैरिफ उतारने का समय आ गया। अगर आप तेल के नंबरों में जाएंगे, हमने मात्र 12% कम किया, वो भी रोजनेट और ल्यूक ऑयल पे सैंक्शन के कारण, बाकी हमने कुछ कम नहीं किया। आप चाहे तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता सकता हूँ किस महीने में कितना लेते थे। तो अब अमेरिका क्या कह रहा भैया ऐसा ये यूरोपियनों के साथ ज्यादा कोजी मत हो जाओ, तो नहीं तो मैं बांग्लादेश एक्टिवेट कर दूंगा, बाकी मेरे साथ ट्रेड डील करो, मेरी ट्रेड डील $500 बिलियन की है और मुझसे थोड़ा तेल पानी ज्यादा खरीद लो। तो मतलब एक आपके पास यूरोप की मेगा ट्रेड डील, एक आपके पास अमेरिका की मेगा ट्रेड डील, सैंक्शन आप पे हटा रहा है 25% वाली, और कह रहा जितना तेल चाहिए मुझसे ले लो। और मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज फैंटास्टिक। और दावोस में आपको ले चलता हूं संजय सर, दावोस में ट्रंप हर एक की फजीयत पढ़ रहा था, हर एक का पंचनामा लिख रहा था। एक देश एक नेता जिसकी उसने तारीफ की, देश है भारत, नेता है मोदी। मुझे बताइए दूसरा नेता दूसरे देश जिसकी तारीफ की, किसी की नहीं की उसने।
कह रहा दावोस इंपॉर्टेंट है। अब परमात्मा का ऐसा चमत्कार है कि यूरोप और अमेरिका आपस में लड़ रहे, पहले कौन, पहले तू पहले मैं। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं आपको लुटनिक का एक स्टेटमेंट की तरफ ले जाता हूँ। लुटनिक ने कहा था भारत, आई टोल्ड भारत लुनेटिक, दिस, कुछ लोग हाँ उसको लुनेटिक कहते हैं और मैं उसको उसको नाम कहता हूँ नट लिक, द नट हु लिक्स। द नट हू लिक्स। वो गड्ढा कह रहा था कि भारत मेरे पास आया, ये ट्रेड डील मैंने भारत को दी। मैंने कहा 3 हफ्ते में, भारत 4 हफ्ते बाद आया। मैंने कहा ट्रेड डील ये है। अगर मैं यही, इफ आई टर्न द टेबल्स, आज अगर हमारी यूरोप के साथ ट्रेड डील हो जाती, वी कैन नेगोशिएट मोर विद अमेरिका ना, हमें जल्दी क्या फिर। अब अमेरिका को डर लगा, you're too late now, भाई जो तेरा ही लॉजिक, negotiate afresh। और हाँ इससे तो साफ दिख रहा है ना, वो जो स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूरोप को गाली देते हुए है कि यूरोप जो है वो इंडिया से ट्रेड डील करना चाहता है, करेक्ट, हाँ क्योंकि वो समझदार है। वो भाई तू नहीं, तेरे लुटनिक ने, नटलिक ने तो कहा था, पर यहाँ था, मैंने ये बोल दिया। अब वैसे ट्रम्प बोला था वो उसमें कि ट्रेड डील होने वाली है। अब वो ये भी कह रहा बेसेंट कि वो भाई ट्रम्प ट्रेड डील होने वाली है तो 6 महीने से बोल रहे हैं। अब सर हम भी तो अपनी जगह पे अटके हैं ना भाई। जो हमें चाहिए, जैसे चाहिए हम तो वो मांगेंगे ना। अब तेरा बंदूक का, तेरा तमंचा हमारे सर पे रख के काम नहीं बना ना। यू ट्राइड दैट, इट डिडंट वर्क। और आप देखिए लुटने क्या, ये बेसेंट क्या कह रहा था, हमने यूरोप को कहा भारत पे टैरिफ लगा, यूरोप ने नहीं लगा क्योंकि उन्हें इंडिया से ट्रेड डील करनी थी, खुद मानता है ना। अच्छा अब जरा इसके तेल के नंबरों पे जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है दर्शकों इसका का मतलब इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि साहब हमको ट्रेड डील नहीं करनी थी, फिर क्यों रो रहे हो? अपनी शर्तों पे करनी थी। जब हमें हमारी शर्तें पूरी हुई, देखिए पीयूष गोयल साहब ने एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर दी थी, ट्रेड डील कल भी हो सकती है, हफ्ते बाद हो सकती है, 1 महीने बाद हो सकती है, 1 साल बाद हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये पीयूष गोयल जी का बिल्कुल स्टेटमेंट था, बिल्कुल क्लियर। यानी कि माता रानी की इच्छा होगी ट्रेड डील होगी, जिस दिन हमारी परिस्थितियां मीट करेंगी होगी, नहीं होगी तो जो प्रभु की इच्छा। हमने तो बोल ही दिया था ना ये। अब इनकी मजबूरी है ट्रेड डील करना। सर एक बात बताइए, ये तो भारत वाला विषय हो गया, ये जो तेल वाला किस्सा है, तेल वाले किस्से में सिंपल आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। ये तेल वाला जो आपका ये कह रहा है ना, भारत है सब्सटेंशियली रिड्यूस रशियन ऑयल, ये हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है भाई। देखिए भारत अराउंड 1.4 to 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ तेल इंपोर्ट करता था रशिया से पर डे, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर में, जो क्वार्टर बिफोर द फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, हमने अराउंड 1.8 बिलियन बैरल्स इंपोर्ट किया, यानी कि थोड़ा ज्यादा कर लिया। तब हमारा रशिया का शेयर 45% 46% पहुंच गया था। अब आया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां हमने थोड़ा कम किया है। ये जो कह रहे हैं ना सब्सटेंशियली डिक्रीज हुआ, ये हुआ है अगर आप इसको Q3 से कंपेयर करो, जुलाई अगस्त सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ट्रेडिशनली 10 साल का डाटा आप उठा के देखिए, भारत कम तेल इंपोर्ट करता है। दिसंबर में हमारी रिफाइनरीज में समथिंग कॉल्ड कंपल्सरी शटडाउन एंड टर्न अराउंड, रिफाइनरियां बंद की जाती, उनका रिस्पेक्स इंस्पेक्शन होता, आरसीबी, सब कुछ ठीक है, रिपेयर करके उनको फिर चालू किया जाता। 10-15-20 दिन लगते हैं। इसीलिए दिसंबर में भारत कम तेल मंगाता कि आपको रिफाइनरियों को इन अ वे ओवरहॉल है, रिफाइनरियों की सर्विस करानी है, अगर आसान शब्दों में कहें तो। दिसंबर में भी हमने 1.2 मिलियन बैरल्स मंगाए। हाँ, क्योंकि हमने पहले क्वार्टर में ज्यादा मंगाए थे, इसलिए हमें पता था लास्ट क्वार्टर में हम ज्यादा नहीं मंगाएंगे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी तेल में गिरावट आई, वो क्यों आई? वो आई क्योंकि अपने रोजनेट और ल्यूक ऑयल कंपनी पे बैन लगा दिया। उन्होंने इधर उधर से तेल बेचा, तब भी थोड़ा कम हुआ, जो उनसे इनटेक हुआ वो थोड़ा कम हुआ। वो हमने कहां से लिया? 90% अमेरिका से, 10% लिया हमने यूएई से, सऊदियों से नहीं लिया, इराक से नहीं लिया। एवरेज अगर आप लास्ट क्वार्टर का भी देखेंगे 1.2 मिलियन से 1.3 मिलियन बैरल्स का आता है, जो हमारा टोटल एवरेज ईयरली का था 1.4 1.5 मिलियन बैरल्स आता था। तो हो सकता है उन्हें 10-1% तेल घटाया हो, जिसमें मेन कारण ट्रम्प का टेरिफ नहीं था। नहीं ट्रम्प के बाप से डर गए या उसे टेरिफ लगा दिया इसलिए डर गए, वो था बेसिकली रोजनेट और ल्यूक ऑयल पे सैंक्शंस। दैट वाज द मेन रीजन। और लास्ट क्वार्टर में हम तेल लेते कम है। अब इनको फेस सेवर चाहिए था, इन्हें फेस सेवर मिल गया कि देखो जी भारत ने ये कह दिया कि दे सब्सटेंशियल, ये Q3 से क्या कर रहे हैं सर, Q4 के नंबर कंपेयर करें, दे सब्सटेंशियली रिड्यूस, अब इन सैंक्शंस की जरूरत नहीं। हकीकत ये, यू वांट टू गिव फेस टू द ट्रम्प। हकीकत ये, तुम भारत को कह रहे हो मेरे से ट्रेड डील करो। हकीकत ये, तुम्हारे पास वेनेजुएला का तेल आ गया, तुम कहता भारत तुम मुझसे तेल खरीदो। हकीकत ये कि अगर भारत तुम्हारा पार्टनर नहीं बनेगा, तुम्हारा इंडो पैसिफिक में घंटा नहीं होना। हकीकत ये, अगर तुम भारत के साथ नहीं होगे, तुम्हारी बहुत सी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी। और हकीकत ये, जो तुम्हारा नेशनल स्ट्रेटजी या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, उसमें क्लियर लिखा है कि तुम्हें भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध करने, वरना तुम्हारा सर्वाइवल नहीं होगा। हकीकत यह है, उसी डॉक्यूमेंट में लिखा, भारत
आपका जापान और अमेरिका को एक बड़ी नेवल कॉर्पोरेशन करनी पड़ेगी चाइना को साउथ चाइना सी में कंटेन करने के लिए। और अगर आपका चाइना से युद्ध होगा, भारत और जापान के बिना वो युद्ध जीत नहीं सकती, ये भी उसी में लिखा है। 33 पेज का डॉक्यूमेंट है, कोई भी पढ़ लो। तो मतलब ये जो आज कर रहे हो ये आपकी मजबूरी। और ट्रंप साहब, आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था, ये डॉक्यूमेंट 4 साल तक वैलिड है। तो ये जो आज आप कर रहे हो, बेसिकली यू आर गिविंग ए सेफ फेस टू द ट्रंप। एक आप फेस दे रहे हो ट्रंप को। एक और कारण भी है इसका, मैं आपको वो भी बता देता हूं सर। जब ट्रंप ने, मैं आपके शो पे पहले भी कहा था, मैंने कहा जब ट्रंप ने ये सब नाटक शुरू किया ना, क्यों किया? देखिए, ट्रंप का मेन कारण था मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तुम्हें मुझसे 1 ट्रिलियन चाहिए। भाई, ये भारत नेट इंपोर्टर था तेल का। ये मोदी ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया, 3 साल में ये नंबर 2 सेलर बन गया सेकेंडरी मार्केट में, नंबर 2 या नंबर 3 सेलर। 150 कंट्रियों को ये भारत सेकेंडरी प्रोडक्ट बेच रहा है। यूरोप जो तेल खरीदता है वो भी भारत से प्रोसेस्ड पेट्रोल डीजल खरीदता है, वो रशियन क्रूड से बनता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यूक्रेन में जो डीजल जाता है, 18% डीजल, सबसे बड़ा सप्लायर भारत है। पॉइंट नंबर 2, ये स्कॉट बेसेंट ने कल कहा भी। बोला भैया ऐसा प्राइमरी जो क्रूड का मार्केट था वो रशिया के आने के बाद हमारा खत्म हो गया। और सालों पहले मैंने कहीं कहा भी था कि अगर रशियन तेल आएगा तो सऊदियों को वो मार्केट नहीं मिलेगा, जो गया वो गया। अब दूसरी बात ये आ गई, कहता भाई एक बात बताओ तुम, अब प्राइमरी तो मार्केट गया, सेकेंडरी मार्केट में मोदी प्लेयर बन गया। मोदी तो कहीं था ही नहीं, भारत तो कहीं था ही नहीं। तो भाई साहब, अब भारत पर डंडा करो, तब मैं आपको 1 ट्रिलियन दूंगा। ट्रंप ये इधर उधर की बकवास कर रहा था, टेरिफ वेरिफ ये सब। अब ट्रंप के हाथ वेनेजुएला का तेल लगे। नाउ टुडे ही डजंट गिव अ डैम कि मोहम्मद बिन सलमान का क्या होगा, उनके तेल क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके हाथ क्रूड लग गया, कह रहा मैं तो क्रूड बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। सर, रिफाइनिंग करना, बेचने तो मेहनत का काम है ना। तेल निकालेंगे, बेचेंगे, लो भैया पैसे लो, काम खत्म। ये इसका तीसरा कारण था। और मैं आपको ये भी बता दूं, भारत के पास अच्छा खासा प्लान है। 5 साल पहले भारत के पास शायद 20-21 सप्लायर थे, उससे पहले 7-8 थे। आज हमारे पास 41 सप्लायर है। लास्ट टाइम राज्यसभा और लोकसभा का जब सेशन लगा, मोदी सरकार ने एक बिल पास कराया। उस बिल के अंतर्गत क्या हुआ, अगर आपको तेल निकालना है, कोयला निकालना है, तो कुछ 1947 का कोई लॉ लगता था, उस लॉ को चुपचाप हमने रिपील करवा दिया, चेंज करवा दिया। जबकि ये वक्फ बोर्ड वगैरह के लॉ पे तो बहुत चर्चा होती है, इन पे होती नहीं है। अभी अभी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड जो हमारे कोस्ट के पास था, जहां पहले वो उस लॉ के अनुसार आप नहीं दे सकते थे, डीआरडीओ आर्मी वार्मी के कुछ ऑब्जेक्शन थे, आपने वो दे दिया एक्सप्लोरेशन के लिए। वो आपने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड मास इज गिवन टू एक्सप्लोरेशन। जो टेंडर आ रहे हैं 10 में से 8 देसी या विदेशी कंपनियों के लिए वहीं आ रहे हैं। आपके अंडमान निकोबार में तेल निकल रहा, आपका वेनेजुएला का तेल आ रहा, आपका अमेरिका का तेल आ रहा, आपका गाना का तेल आ रहा, आपका होपफुली ईरान का भी तेल आएगा। तो ये 55-60 से ऊपर बैरल जा ही नहीं सकता, बिकॉज फंडामेंटली देयर इज मच मोर एनर्जी कमिंग इनटू इट। और अगर हमारा अंडमान निकोबार या कहीं यहाँ तेल मिल गया, सो 2-5 साल की बात है, हमें तो तेल की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये जो तेल का आसपास का जो खेल था, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर कंट्रोल। एंड सरकार ने हमारी काम किया है, ये लोगों को बता दे, सरकार इज वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं कि मतलब उनके रहमो करम पे बैठे हैं कि मियाँ जी कब तेल बेचेंगे। और ये ट्रंप के साथ भी हमारा मसला सेटल होने वाला है, हमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं। ट्रंप को पता भारत के बिना काम नहीं चलेगा। अब आते हैं कनाडा पे। कनाडा का सिंपल मसला सर, कनाडा ने जाके गाली दी ट्रंप को। ट्रंप ने उसको बोला माइक गवर्नर कारनी। हाँ, तो कारनी जब उड़ा तो बोलता है ये कनाडा तो हमारे टुकड़ों पे पलता है, इसका 51st स्टेट मैंने नक्शा लगा दिया। बोलता है तुम्हें मैं $200 बिलियन देता हूँ और तुम्हें मैं प्रोटेक्शन देता हूँ, इसलिए तुम पल रहे हो, नहीं तो तुम तो अपने आप प्रोटेक्शन भी ना कर पाओ। और कहता तू जिस ग्रीनलैंड को लेके तू ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, उस ग्रीनलैंड पे मैं गोल्डन ड्रोन बना रहा हूँ, यानी जो वो मिसाइल इंटरसेप्ट करेगा वो कनाडा के आने तरफ वाली मिसाइल भी इंटरसेप्ट करेगा। समस्या शुरू हुई नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट से, जहां इनको बोला गया अमेरिकाज पे अपना वर्चस्व बनाओ और फालतू की ठुल्लागिरी करना छोड़ दो, जहां तुम्हें कुछ पैसा वैसा नहीं मिलना वहां के लफड़ों में मत पड़ो। तो अब मां कारनी आए तो उसने उल्टा सीधा सुना दिया। अब मसला कहां खराब हुआ, मसला यहां खराब हुआ जब मार्क कार्नी ने बोला जी मैंने चाइना के साथ डील की है, $7 बिलियन का एक्सपोर्ट के दरवाजे खुल गए कैनेडियंस के चाइना माल बेचने को। ट्रंप का दिमाग सटका। ट्रंप कहता भाई ऐसा बता, तूने जो डील की है, तू कनाडा को एक लेबलिंग पोर्ट बनाना चाहता, चाइना का माल जो आएगा यहाँ लेबल लगेगी और फिर तू यहाँ बेचेगा, मतलब अमेरिका में। मैंने कनाडा की ईवीज पे 125% टैरिफ लगाया है, तू लेबलिंग वाला काम कर रहा है। और फेंटेनिल वैसे भी आता तो कनाडा के थ्रू। ये दुनिया में सबसे तगड़ी लैब जो पकड़ी गई थी ड्रग्स की, वो भी कनाडा में पकड़ी थी। कोई सरदार जी चला रहे थे, उसको नाम भूल गया मैं, सुरे में कहीं पकड़ी थी।
अब इसको देख के ट्रम्प का हो गया दिमाग खराब। ट्रम्प ने कहा बेटा ऐसा है, अगर तू ये काम करेगा मैं तेरे पे लगा रहा हूं 100% टैरिफ। अब मैंने सोचा यार इस टैरिफ का इम्पैक्ट कितना होगा, मैं लगाऊंगा तुझमें। अब मैंने जो गणित निकाली, सर ये गणित तो बहुत लंबी है। जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है कनाडा को वो है $350 बिलियन, पर जो कनाडा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को वो $417 बिलियन, $417 बिलियन। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। कनाडा का जीडीपी कितना, 2-2.5 बिलियन के आसपास होगा, जो लास्ट 2.2 था, 2.5 के आसपास होगा। मतलब लगभग अगर उस पे टैरिफ लग गया तो माइक कार्नी साहब आप पे, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस टैरिफ, यू विल बिकम अनवाइबल। मतलब 417 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। Absolutely. तो तुम्हारी लग गई वाट। अब माइक कार्नी को इसने गवर्नर कार्नी बोला, अब देखो ही विल ट्राई टू रिकंसाइल, ही विल ट्राई टू इधर दाएं बाएं से कुछ सेटिंग वो किया बिठाएगा। ना, वो यूके के खिलाफ ट्वीट किया और 24 घंटे में उसको पलट दिया। ये यूके कंप्लीट एंटरटेनर है वो, कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। हाँ अभी पहले तो उसने गाली दी ना, ये जो नेटो के अलाई हैं, ये अफगानिस्तान में इनकी पेंट गीली हो गई थी, कोई सामने नहीं आया। फिर उसने बोला नहीं नहीं यूके के सिपाहियों ने, फिर केयर स्टार्मर ने बोला, फिर कहना नहीं नहीं यूके के सिपाही बड़ा सामने आए थे। तो उसके पहले सबसे पहले प्रिंस हैरी ने ऑब्जेक्ट किया था कि मैं खुद हाँ। सर्व कर रहा था, भाई क्या बकवास कर रहे हो। अब सवाल ही है ना सर, इसको ट्रम्प को चमचे भी तो चाहिए, सबको नाराज करेगा तो ताली कौन बजाएगा। अब कोई भी बड़ा नेता हो तो पीछे तो लाव लश्कर लेके चलता है, तो वो ट्रम्प का हाल है। तो कार्नी वाला ये सवाल है। तो अब आते हैं, आपका तीसरा प्रश्न था ईरान पे। ईरान पे परिस्थिति ये है, इन्होंने अपना इब्राहिम लिंकन 2-4 दिन में वहां पहुंच जाएगा। 3 बड़े मिसाइल डिस्ट्रॉयर इनके इस क्षेत्र में थे, सबसे बड़े। उनको ओवर एंड अबव द सीवीजी वो 3 डिस्ट्रॉयर और लगा दिए साथ में। इन्होंने 2 बड़े डिस्ट्रॉयर पहुंचा दिए बहरीन में, एक डिस्ट्रॉयर इज ऑन द वे टू बहरीन। तो 6 मेजर डिस्ट्रॉयर्स और सीवीजी कंप्लीट इब्राहिम लिंकन का। इन्होंने F-15E जो इसका बेस्ट अटैक जेट है वो इन्होंने कर दिए मिडिल ईस्ट में, और इनका डेल्टा वेल्टा ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ईरान की थोड़ी हवा टाइट है। ईरान ने कहा अगर हम खमीनी पे हमला किया, हम पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, शॉर्ट स्ट्राइक किया, लॉन्ग स्ट्राइक किया, जैसे ही ईरान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट होगी, हम इसको अटैक ऑन ईरान मानेंगे एंड विल रिटेलिएट विद फुल फोर्स। यहां से इजराइल तैयारी कर रहा था। अब देखिए सेंटकॉम का जनरल जो है ब्रैड कूपर, वो कल गया था इजराइल। पहले इन्होंने बात छुपाई, फिर जब मीडिया में आगे बोला हाँ इजराइल गया था, जनरल जमीर से मिला, जो इजराइल का मिलिट्री हेड है, उससे मिला, और ये कह रहे थे जी हम गाजा पीस प्लान बात कर रहे हैं, घंटा कर रहे थे गाजा पीस प्लान बात तो युद्ध की कर रहे थे। कह रहे वहां कर रहे हैं, इनके कुछ मतभेद है, अटैक कौन करेगा, कैसे करेगा, हु विल टेक द लीड एंड हु विल फॉलो, कुछ ये सेटल आउट कर रहे थे। तो और खमेनी से खबर ये है कि वो एक बंकर में छुपा है। बंकर मल्टी टनल से कनेक्टेड है, कि उन्हें पता कि खमेनी पे अटैक ही 100% करेंगे और खमेनी को छोड़ेंगे नहीं, जो अब की बार लगभग तय है। यहां से खबरें ये भी आ रही है अनऑफिशियल सोर्सेस से, संजय सर, 30,000 लोग खमेनी ने मारे, 30,000 नंबर। 43 बोल रहे हैं, 30 का तो नंबर आ ही गया, मतलब कह रहे ये तो 2 दिन में से 30,000 लोग मारे, नंबर 43 है। अब देखिए 30,000 का तो बिल्कुल ये ब्लैक एंड व्हाइट में नंबर आ गया। अब ये नहीं कि हम जयपुर डायलॉग पे बैठ के कुछ वी आर कास्टिंग एस्पर्शंस, बिल्कुल जो नंबर है वैलिडेटेड नंबर है ये। अब ये नंबर इससे ज्यादा भी बता रहे हैं। अब देखिए अमेरिका की जो वेनेजुएला में मिलिट्री धारदार बनी, उसको इसको मेंटेन करना है, और अभी इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी इसके पास आएगा नहीं। अगर ये बैकआउट होगा भी, बेंजामिन नेतन्याहू विल नॉट लेट हिम बैक आउट, क्योंकि 50 सालों में एक स्वर्णिम अवसर आया है, आप खमेनी को निपटा दो, द पीपल ऑफ ईरान विल सपोर्ट यू, द गवर्नमेंट, मतलब इन अ वे द पब्लिक ऑफ ईरान इज विद यू। भाई दद्दू को निपटा दो। दद्दू की वैसे 86 साल उम्र हो गई है। उसका तीसरा बेटा, पहला बेटा को तो सीआई ने मैनेज कर दिया, तीसरा बेटे का कुछ नाम है मसूद या कुछ, आजकल वो थोड़ा एक्टिव हो गया, दूसरा बेटा भी एक्टिव है नहीं। 4 बेटियां, 4 बेटे 2 बेटियां इसकी। तो अब देखिए क्या होने वाला है। ईरान नोज कि दे विल टेक आउट खमेनी, उसको रखा है, इनको भी पता खमेनी कहाँ है, बट मुझे नहीं लगता कोई बम्कर इतना स्ट्रॉन्ग है जो B-2 बम्बर का जो बड़ा वाला बॉम्ब है उसके आगे, GBU-75 उसके आगे चले। तो दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो देखिए ईरान में युद्ध तो होगा, और पाकिस्तान का मेरा शुरू से असेसमेंट था, पाला ही गया था इनको सर ईरान के युद्ध के लिए। पाकिस्तान की सर यूटिलिटी नहीं और सिस्टम में कोई, इनको इंडिया से देखो पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, न्यूक्लियर हमने इनकी नानी की आंख कर दी है, और इन्हें पता है यहाँ भारत क्या है, कि भारत तुम्हें खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब इनको जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए जहाद करना है, जहाद के लिए देखो आसपास कहाँ लड़ाई हो रही है, हम कुछ ना कुछ जहाद का तभी सबील निकाल के वहां लड़ेंगे और वहां से पैसे कमाएंगे। मूलतः कारण यही है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ईरान।
और जब ईरान होगा पाकिस्तान 25 बार मना कर दे, 100 बार मना कर दे। याद कीजिए जब इनका अफगानियों से लफड़ा चल रहा था, उन्होंने बोला एक हमें लिख के दो, तुम्हारी जमीन कभी हमारे अगेंस्ट यूज नहीं होगी। इन्होंने कहा जी हम लिख के नहीं दे सकते। कह रहा क्यों? कह रहा हमारी किसी के साथ ट्रीटी है। फिर अमेरिका ने खुद आके बोला हाँ इनकी मेरे साथ ट्रीटी, मैं इनके एयर स्ट्रिप्स को, इनके पोर्ट्स, इनको सबको यूज कर सकता हूँ जब मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अमेरिका अफगानिस्तान तो जाने से रहा, अफगानिस्तान में ना तेल है ना मिनरल है, तो अमेरिका को कहाँ जाना? ईरान जाना तो ईरान ही है। तो अब भाई अमेरिका तो ना वो भारत से लड़ेगा, ना वो चाइना से, ना अफगानिस्तान से, ना पाकिस्तान से। एक ही जगह पाकिस्तान की यूटिलिटी है, वो है आपकी ईरान। तो ये फिर जमीन देंगे, ये फिर सब कुछ देंगे, पैसे लेंगे। और अमेरिकनों को भी एक चीज तो बेचारों को बड़ा अच्छी तरह से पता है, कह रहा है यार पाकिस्तानियों को कितना भी पैसा दो, आना सब वापस ही है। वर्जीनिया में मकान लेंगे, लंदन के अकाउंट में डालेंगे। नहीं साहब, दुबई में बहुत सारे मकान लेते हैं और इसलिए बहुत परेशान है कि भारत ने दुबई से डिफेंस डील कर ली है और एक कॉम्प्रिहेंसिव डील कर ली है, एजुकेशन डील कर ली है। उसी डील में बहुत सारी चीजें शामिल है, सारी चीजें शामिल, उसमें AI डील है, उसमें IT डील है, डेटा सेंटर डील है, एजुकेशन डील है, इन्वेस्टमेंट डील है। उसको लेके तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है। और सबसे अच्छी बात सर, यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना परपेचुअली मना कर दिया है। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या सरकारी पासपोर्ट ना, आपको वीजा मिल ही नहीं सकता ना। भिखारियों का ही एंट्री बंद। अब पाकिस्तान का इतना बड़ा थप्पड़ लगा कि तुम्हें यार यूएई में वीजा नहीं मिलता। मतलब यूएई तुम्हारा मुसलमान मुल्क, तुम्हारा भाई उम्मत का मुल्क, तुम्हें कहता है कि पाकिस्तानी सबसे बड़े HK है, इनको यहाँ का वीजा नहीं देंगे हम। परपेचुअली बंद है। तुम्हारी औकात देखो पाकिस्तानियों कितना। अब देखो ये DGIS पे ये वाला वीडियो, ये वाला क्लिप तो दिखाएगा नहीं, लोगों को दिखाना चाहिए वाला क्लिप भी, कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हें वीजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां जाके छोटी मोटी चिंदी चोरी कर रहे थे, या तो भिखारी कर रहे थे, लोग की जेबें काटते थे, मोबाइल चुराते थे, या छोटी मोटी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, कमीशन इधर का लिया उधर का लिया, वहां के बैंकों को बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा भाई, वैसे मैं यूए वालों की बड़ी तारीफ करूंगा, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री से गेट द हेल आउट फेयर, पाकिस्तानियों यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। और भारत के साथ देखो सर, 2.5 घंटे में आए, पूरा लाव लश्कर, पूरा जहाज भर के 2.5 घंटे में खटाखट एग्रीमेंट साइन हो गए। सब एग्रीमेंट साइन हो गए, 2.5 घंटे में निकल गए। याद कीजिए ऐसे पुतिन आया था एक बार, 6 घंटे में करीब 30-40 MOU साइन करके निकल गया था। ये भारत तो केवल फ्रॉम लैंडिंग टू टेक ऑफ जस्ट 105 मिनट्स। देखिए फटाफट हमारे, मतलब सब कुछ रेडी था और इनको हवा तक नहीं लगी। इनके ISI जो था वो आजकल वो गाजरों की तस्करी करता है। पहले सोना और स्मैक बेचता था, गाजरे, जिस चीज का दाम बढ़ जाए उसकी तस्करी करना शुरू कर देता। अब करेगा कुछ ना कुछ, कहीं से तो कमाएंगे। ये इनकी औकात है पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की। ट्रंप बाबू आजकल लगे हैं दबादब, और भारत के साथ दोनों की ट्रेड डीलें होनी है सर, US की भी और हमारी यूरोप के साथ भी। और धीरे धीरे भारत को एक जो स्टेबलाइजेशन फोर्स माना जाता है, स्टेबलाइजेशन सभ्यता माना जाता है, वो दुनिया देख रहा है कि स्टेबलाइज होना तो भारत के साथ मित्रता कर लो, बर्बाद होना तो पाकिस्तान के चक्कर में पड़ो, और रोज पिटना और रोज उठना तो अमेरिका से दोस्ती कर लो। क्योंकि ट्रंप का किस दिन क्या मूड हो जाए वो ट्रंप को खुद नहीं पता। आज मार्को रूबियो से पूछ भाई तेरा बॉस अगले दिन क्या करेगा, कहेगा भगवान मुझे पता ही नहीं। वो बैरन ट्रंप ने एक बात सही कही थी संजय सर, एक बार बोला, द ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल अबाउट माय फादर इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल सही कही थी। मेरे बाप की एक ही विशेषता है भाई, वो अनप्रेडिक्टेबल, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो ये तो आप देखिए, अब ऐसे चलेगा पाकिस्तान। अब जब तक लंगड़ लुगड़ के चल रहा है, और मुझे लगता है इसका जल्दी, ये मुल्ला मुनीर का भी जल्दी टाइम आएगा। और मैं आपके शो में डिक्लेयर कर रहा हूँ आज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर इसने जून तक अमेरिका के काम नहीं किए, और जिसके इसने पैसे लिए और जो कमिटमेंट दे आई है, देखिए ट्रंप अल्लू का पठानी, उसे पता ना पाकिस्तान में मिनरल है ना तेल, वो सब कहने की बातें। पर अगर बेटा तुमने ये काम नहीं किया, हाँ उसके क्रिप्टो वाला काम तो इसने कर दिया, अगर तूने सारे काम नहीं किए तो CIA की पैरामिलिट्री के निशाने पे तू आ जाएगा। और वो कब आके तुम्हें कहाँ ठोक जाएंगे दुनिया में, तुझे हवा भी नहीं लगेगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे नीचे वाले ही तुम्हें ठोक दे, कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान है, किसी और को बादशाह बना देंगे। मुनीर डजंट हैव अ वेरी लॉन्ग लो, और जो आजकल मैं टर्मोइल देख रहा हूँ इसका होता हुआ, ही डेफिनेटली डजंट हैव अ लॉन्ग। ये है सर पाकिस्तान की टोटल कहानी और टोटल व्यथा, और ऐसे टूटेगा पाकिस्तान। और मैं कहता हूं हमें इन पाकिस्तान और बांग्लादेश को, दोनों को छोटे छोटे देशों में तोड़ना पड़ेगा अपनी सभ्यता और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। ये छोटे छोटे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, बस रोज खाना, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े।
हाँ, रोज खाना जंगी चलती रहे, हाय पानी नहीं मिला, हाय खाना नहीं मिला, हाय आटा नहीं मिला, मर दो तो मरो, ऐसा रोज काम चलना चाहिए इनका। इनकी स्टेबिलिटी दुश्मन है सर। जैसे इस्लामिक वर्ल्ड में पैसा आता है वो फिर जहादी सोचता है, फिर स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। रोज की कभी पानी बिजली इसी इसी में लगे रहे, मतलब रोज की सर्वाइवल फाइट्स। अरे अपनी एसेट्स तो बचा नहीं पा रहे हैं। कल एक वो गाजी बाबा मारा गया, गाजी बाबा उर्फ मुश्ताक, जैश का टेररिस्ट, टॉप जैश टेररिस्ट। फोर्थ हो गया। कुछ कहते हैं फौत हो गया, कुछ कहते हैं अल्लाह को प्यारा हो गया, कुछ कहते हैं जन्नत नशीन हो गया। मैं तो कहता हूँ जहन्नुम नशीन हो गया। नहीं, डीटीएच पे आजकल पूरी रिजर्वेशन है। तो हम तो डीटीएच जो डायरेक्ट हूर हमारी सर्विस है उसमें पूरी और रिजर्वेशन। अभी कुछ ही दिन पहले, आज क्या तारीख है? आज है 25 तारीख सर। हाँ, तो एक हफ्ते पहले एक लश्कर कमांडर था अब्दुल गफ्फार, वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में चला गया। हाय प्रभु, ये काफिरों ने क्या कर दिया। और सर, उसके एक हफ्ते पहले हमजा अदनान को गोली मार दी गई, जो कि पुलवामा का मेन अक्यूज्ड था। सब प्रभु की माया है, महाकाल का की कृपा है। और उसके एक हफ्ते पहले, मतलब ये कुछ पैटर्न है। आज हफ्ते लश्कर का एक वलीद था, वो अननोन एक्सीडेंट में मारा गया। मतलब हफ्ते का टाइम दे रखा है कि हफ्ते की खबर, जुम्मे। उसके एक हफ्ते पहले अरे बाप रे, हरकतुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट था बिलाल अखनून, उसको पंजगुर में बलोचिस्तान में वो घूम रहा था, कहीं वहां मार दिया गया। बचने के लिए, छुपने के लिए गया था बलोचिस्तान, वहां भी नहीं छुप पाया। उसके 3 दिन पहले लश्कर का टॉप ऑपरेटिव सैफुल्लाह खालिद मारा गया। तो भाई, और उसके 3 हफ्ते पहले धुरंधर रिलीज हुई थी। ये धुरंधर के बाद इनका नंबर कुछ हफ्ते नहीं लग रहा, हफ्ता एक उसके पहले 3 दिसंबर को लश्कर का टॉप टेररिस्ट कारी अब्दुल रहमान मारा गया था, और उसके 15 दिन पहले वो बुरहान उर्फ जायद, आईसिस खुरासान का कोई टॉप कमांडर था, वो मारा गया था। निपट चलिए, गया। अब इसके और पीछे जाएंगे तो फिर बहुत पीछे चले नहीं सर, जाएंगे। आपने मेरे यही मन तक में रखते हैं। एक संदेह दिसंबर डाल तक ही रखा मैंने, आपने दिसंबर से लेके अभी तक के ये 2 महीनों की टैली मैंने आपको गिना दी। अब कितने गिने आपने, गिने कि नहीं गिने मुझे पता नहीं। सर 12 नाम तो थे, 10-12 नाम तो मैंने गिन लिए। सर एक बात बताइए, आपने बोला धुरंधर रिलीज हुई, इतने निपट गए हफ्ते। अब जब पार्ट 2 रिलीज होगा तब के 3 दिन का साइकिल बनाओगे? 3 दिन का साइकिल। और ये बता रहे हैं कि मुल्ला मुनीर ने कहा था कि साहब देखिए हम सब कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर हम बलूचिस्तान संभाल नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान जो है वो हमारे हाथों से वैसे ही निकला हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम आपको रिक्रूटमेंट करने दें, ये सब कर दें, सब हमारे उल्टा पड़ेगा, लेकिन हमारे आका हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। सब कुछ करेंगे, बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको और सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।